गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो वीडियो प्रोडक्शन की तीसरी क्लास में आपका स्वागत है। और पिछली दो क्लासों में आपने जाना कि टेलीविज़न प्रोडक्शन क्या है, इसका उद्देश्य क्या होता है, और साथ ही यह भी जाना कि कुछ प्रारूपों के बारे में जाना। आज हम उन पे विस्तार से बात करेंगे। तो आज आप टेलीविज़न के जो फॉर्मेट्स हैं उनके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। पिछली क्लास में मैंने बताया था कि दो तरह के कार्यक्रम आप मोटी मोटी श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहला वो जो फिक्शन प्रोग्राम्स हैं या काल्पनिक कार्यक्रम हैं, जो कि कल्पनाओं को कहानी का रूप देकर दर्शकों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। और ये कौन कौन से फॉर्मेट्स हैं, इनके कौन कौन से तत्व हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसमें होता ये कि मनोरंजन के लिए जो बनते हैं ज़्यादातर कार्यक्रम, वो फिक्शंस होते हैं, वो काल्पनिक होते हैं। इसमें क्या होता है कि लेखक अपनी कल्पनाओं के माध्यम से एक कहानी लिखता है और उसमें कुछ पात्र बनाता है, पात्र रखे जाते हैं, या उसमें कुछ पात्रों का भूमिका को लिखता है और विभिन्न उतार चढ़ाव के साथ कहानी को अंत तक लेकर जाता है। तो विभिन्न प्रसारण माध्यमों पर कई काल्पनिक कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। जैसे सबसे पहला धारावाहिक के बारे में हम लोगों ने पिछली कक्षा में काफ़ी बात की थी कि धारावाहिक रामायण महाभारत से लेके जब दूरदर्शन पे आते थे और हम लोग से जब ये शुरुआत हुई थी, इसमें एक शब्द आता है कि हम लोग है, या क्योंकि सास भी कभी बहू है। इसमें एक शब्द आता है कि सोप ओपेरा, जैसे कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी या हम लोग। तो जो बहुत लंबे समय तक सीरियल चलते थे उनको कहा जाता था सोप ओपेरा। तो सोप ओपेरा के पीछे भी बड़ी दिलचस्प कहानी है कि विदेशों में क्या होता था कि जो इस तरह के धारावाहिकों को स्पॉन्सर्ड करते थे वो साबुन बनाने वाली कंपनियां होती थी। तो उस समय उसी साबुन बनाने वाली कंपनियों को ध्यान में रखकर ही सोप ओपेरा बोला जाने लगा, और भारत में भी उसी शब्द का प्रयोग प्रमुखता से होने लगा उन धारावाहिकों के लिए जो बहुत लंबे समय तक चलते हैं। तो धारावाहिकों पर बात करें, एक बार फिर से वापस दोहरा लेते हैं कि हम लोग से शुरुआत हुई और 7 जुलाई 1984 ये दिन बहुत महत्वपूर्ण था। और इसी दिन भारतीय टेलीविज़न पर पहले हिंदी धारावाहिक हम लोग की शुरुआत हुई और जिसे बहुत पसंद किया गया। उसके बाद बहुत सारे धारावाहिक, रामायण महाभारत, देख भाई देख, कक्का जी कहिन, और इस तरह से चलते रहे। और सन 2000 भी अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि उस दिन एक तारीख और है, 3 जुलाई 2000। 3 जुलाई 2000 को स्टार प्लस ने अपने दो ऐसे कार्यक्रम पेश किए जिन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिए सफलता के। तो पहला कार्यक्रम था कौन बनेगा करोड़पति, जिसे अमिताभ बच्चन साहब ने पेश किया था। और ये ब्रिटिश जो एक शो था, हु वांट टू बी अ मिलेनियर, उसका हिंदी संस्करण था। तो आप कह सकते हैं कि एक तो ये शो हो गया जिसमें कि लोगों से प्रश्न पूछे जाते थे और हर प्रश्न के लोगों को कुछ रकम निर्धारित थी, वो मिलती थी। और अगर जो सारे प्रश्नों का जवाब दे देता था तो उसे 1 करोड़ रुपए मिलते थे। तो इस धारावाहिक को भी लोगों ने देखना पसंद किया और बहुत ही अधिक मात्रा में देखा गया। तो स्टार प्लस इससे काफ़ी सफल हुआ। दूसरा धारावाहिक जो था वो था क्योंकि सास भी कभी बहू थी। तो ये धारावाहिक भी अपने आप में एक रिकॉर्ड तोड़, और 2000 से लेकर 3 जुलाई 2000 से लेकर ये नवंबर 2008 तक चला। तो आप ये समझ सकते हैं कि इसकी लोकप्रियता का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे धारावाहिक चैनल, जैसे कि आप अगर थोड़ा सा जिक्र सुनना चाहें तो जी टीवी, सोनी टीवी, स्टार प्लस, कलर्स, इस तरह के प्रमुख चैनल हैं जो कि धारावाहिकों का प्रसारण करते हैं।
इसके अलावा बहुत सारे अन्य चैनल भी आए जो कि धारावाहिकों का प्रसारण करते थे और उनके धारावाहिकों को भी पसंद किया गया। तो धारावाहिकों के बारे में चूंकि पिछली क्लास में भी बात हो सकी है, दूसरे चूंकि धारावाहिकों के बारे में बात हो चुकी है, हम पहले भी कर चुके हैं, तो अब बात करते हैं हम काल्पनिक कार्यक्रमों के दूसरे उसकी कॉमेडी शोज की। धारावाहिकों में कॉमेडी शो भी बहुत लोकप्रिय हुए। पहला जो स्टार 1 पर धारावाहिक एक चलता था, लाफ्टर चैलेंज। तो लाफ्टर चैलेंज में कॉमेडी की तैयारी करके कुछ लोग आते थे और अपना लोगों को हंसाने का प्रयत्न करते थे। उसमें एक जज होते थे, एक जजों का पैनल होता था जो कि उन्हें उनके मार्क्स के आधार पर एक जजों का पैनल होता था जो कि उनकी कॉमेडी के आधार पर उन्हें मार्क्स देता था। तो इस तरह से कॉमेडी शो की शुरुआत हुई। उसके बाद सोनी टीवी ने कॉमेडी सर्कस की शुरुआत की। उसके बाद बहुत से चैनलों पर कॉमेडी शो भी लोगों के द्वारा पसंद किए जाने लगे। तो ये भी एक फॉर्मेट है, कॉमेडी शो भी एक फॉर्मेट है, आप कह सकते हैं कि टेलीविज़न कार्यक्रम का एक फॉर्मेट है। एक नया शब्द आपको बता रहा हूँ, सिटकॉम। सिटकॉम की अगर बात करें तो सिटकॉम का मतलब होता है सिचुएशनल कॉमेडी। ये टेलीविज़न कार्यक्रम का वह प्रारूप था जिसमें कि धारावाहिकों के समान एक ही कहानी कड़ी दर कड़ी नहीं चलती थी। इसमें हर कड़ी में एक नई कहानी होती थी। तो बेसिक अंतर धारावाहिक और सिटकॉम में ये हुआ कि धारावाहिकों में एक ही कहानी चलती है, लेकिन सिटकॉम में हर कड़ी में आपको नई सिचुएशन या नई कहानी देखने को मिलती है। उसका पिछली कहानी से कोई संबंध नहीं होता है। इसमें क्या होता था कि जो कहानी के पात्र होते थे उनको एक ऐसी परिस्थिति में रखा जाता था जिसमें कि हंसी आए और लोग दर्शक खुश हों, हंसें। तो आप ये कह सकते हैं, एक उदाहरण देना चाहूँगा, एक प्रोग्राम आता था ऑफिस, जिसे पंकज कपूर साहब ने इसमें मुसद्दी लाल का जो है किरदार निभाया था। तो इसमें वो दिखाते थे कि तमाम ऑफिसों में जाते थे और वहाँ भ्रष्टाचार के द्वारा बहुत सारी ऐसी स्थितियाँ पैदा होती थीं जिसके के द्वारा दर्शक खुश होते थे। एक अन्य कार्यक्रम भी बड़ा पॉपुलर हुआ था, तारक, अभी भी चल रहा है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो ये भी एक सिटकॉम का उदाहरण है और ये भी बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हुआ, लोगों के द्वारा सराहा गया। अब अगर टेलीविज़न कार्यक्रम में के जो काल्पनिक कार्यक्रम हैं उनकी बात की जाए अगली कड़ी की, तो उसमें आप कह सकते हैं लघु फिल्में या शॉर्ट फिल्मों का भी अपने आप में बहुत बड़ा योगदान है। दूरदर्शन ने हमेशा जो है टेली फिल्मों का निर्माण किया और बहुत सारी टेली फिल्में प्रसारित हुई जो कि बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हुई। अच्छा, अगर अब बात करी जाए कि भाई शॉर्ट फिल्म क्या होती है या शॉर्ट फिल्म आप किसे कहते हैं, फीचर फिल्म और लघु फिल्म में सिर्फ अवधि का फ़र्क होता है, सिर्फ उसके टाइम का फ़र्क होता है। ऑस्कर पुरस्कार देने वाली एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस ने कहा था कि जो फिल्म 40 मिनट या उससे कम अवधि की है उसे लघु फिल्म की श्रेणी में रखा जाता है। इसका मतलब जो 40 मिनट या उससे कम अवधि की है वो लघु फिल्म, और जो 40 मिनट से अधिक अवधि की है वो हो गई आपकी फीचर फिल्म या फिल्म हो गई। ठीक है, तो बहुत सारी लघु फिल्मों का निर्माण हुआ और लोगों के द्वारा बहुत पसंद की गई लघु फिल्में। अभी भी आप देखेंगे तो जो विभिन्न हमारे स्टूडेंट्स हैं हरदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के पिछले बैचेस के, उन्होंने बहुत सारे लघु फिल्मों का निर्माण किया है। और आप ये कह सकते हैं कि लघु फिल्मों के प्रसारण के लिए देश भर में फिल्म फेस्टिवल आयोजित कराए जाते हैं जिसमें किसी एक विषय पर बनी लघु फिल्मों का प्रदर्शन किया जाता है। ये फिल्म फेस्टिवल अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय व स्थानीय स्तर पर आयोजित किए जाते हैं। ये किसी विषय विशेष पर आयोजित हो सकते हैं या किसी क्षेत्र विशेष के लिए भी हो सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि फिल्म फेस्टिवल लघु फिल्मों के प्रसारण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जरिया है। जब हम कल्पना पर आधारित टेलीविज़न कार्यक्रमों की बात कर रहे हैं तो उसमें एक नाम आता है विज्ञापन का। विज्ञापन क्या है कि यह विशुद्ध व्यापारिक उद्देश्य के लिए बनाया जाता है।
इसमें किसी उत्पाद, सेवा, संगठन के बारे में ये कहा जाता है कि उसे खरीदने के लिए प्रेरित किया जाता है और उसके बारे में जानकारी दी जाती है और उसे प्रयोग करने के लिए दर्शकों को उत्साहित किया जाता है। विज्ञापन की खास बात यह कि बहुत ही छोटी अवधि का होता है, लगभग 10 सेकंड से लेकर 50 सेकंड तक का ये होता है। और इसमें जो है बहुत ही रचनात्मक कार्य है ये, क्योंकि इसमें समय बहुत कम होता है और दर्शकों को पूरी बात बतानी रहती है। अगर विज्ञापन अपने संदेश को दर्शकों तक नहीं पहुंचा पाया तो वो असफल माना जाता है, और चूँकि समय कम है इस वजह से उसको पहुंचाना बहुत ज़रूरी कि कम समय में अपनी बात कह देनी है। इसलिए विज्ञापन बनाने वाली एजेंसियों और विज्ञापन बनाने वाले जो निर्देशक होते हैं उनके लिए एक चुनौती होती है कि कम से कम समय में अपनी बात कह सकें। और ये विज्ञापन बनने के बाद टेलीविज़न चैनल उनसे पैसे लेता है विज्ञापन के और प्रसारित करता है। आजकल विज्ञापन का बहुत क्षेत्र बढ़ रहा है और हर संस्था, एजेंसीज, प्रोडक्ट, उत्पाद, सेवा अपने विज्ञापन करती है और जिससे कि लोग उसका फ़ायदा उठा सकें। विज्ञापन बनाने में बहुत सारी विज्ञापन एजेंसियां लगी हुई हैं और ये एजेंसियां जो है आपसे कहती हैं कि भाई आप अपने विज्ञापन में क्या चाहते हैं, आपका ब्रांड क्या है, आप किस क्षेत्र की जनता को प्रभावित करना चाहते हैं, किस क्षेत्र की जनता के लिए आपका उत्पाद है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपका कोई टी स्टेट है और आप उसके लिए टी का निर्माण, चाय की पत्ती बनाते हैं, तो सबसे पहले वो चाय की पत्ती किस वर्ग के लिए है, आर्थिक रूप से पिछड़े कमज़ोर वर्ग के लिए है, या वो मध्यम वर्ग के लिए है, या वो लोअर मिडिल क्लास के लिए है, या वो अपर क्लास के लिए है। विज्ञापन एजेंसी आपसे ये चीज़ ज़रूर पूछेगी कि आपका प्रोडक्ट किस वर्ग के लिए, और उसी के अनुसार आपका जो मीडिया है, जिस मीडिया के थ्रू आप विज्ञापन देना चाहते हैं, उसका चुनाव होता है। मान लीजिए कि आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जिसका कि कोई ऐसी चाय की पत्ती बनाते हैं, 502 पता का चाय बनाते हैं आप, और जो कि लोअर मिडिल क्लास यूज़ करता है, तो विज्ञापन एजेंसी कभी भी ना आपको सलाह नहीं देगी कि आप इसका विज्ञापन टाइम्स नाउ में करें, टाइम्स नाउ चैनल में करें, या आप इसका विज्ञापन हेडलाइंस टुडे चैनल में करें, है ना। वो हमेशा आपको कहेगी कि अगर आप मान लीजिए कोई ऐसा चाय बनाते हैं जो लोअर मिडिल क्लास के लिए है, तो या मज़दूर भाइयों के लिए है, श्रमिक लोग वर्ग के लिए है, तो आप क्या करेंगे, उसका विज्ञापन ऐसे टेलीविज़न चैनल में देंगे जो वो श्रमिक वर्ग देखता हो। जैसे कि अगर आप बिहार में दे रहे हैं तो जो भोजपुरी चैनल है, महुआ टीवी है या महुआ न्यूज़ है या अंजन टीवी है, तो उसमें आप उसका विज्ञापन करेंगे जिससे जो संदेश आप देना चाहते हैं उस वर्ग तक पहुंच सके। अगर आप समाचार चैनल में देना चाहते हैं तो आप वहाँ का जो रीजनल चैनल होगा, ईटीवी नेटवर्क के बहुत सारे चैनल हैं जो अब न्यूज़ 18 हो गए हैं, तो न्यूज़ 18 के रीजनल चैनल हैं, या जी के रीजनल चैनल हैं, जी बिहार है, जी राजस्थान है, जी उत्तर प्रदेश है, तो इस तरह के चैनल में जो कि वहाँ पे प्रादेशिक तौर पर देखे जाते हैं उसमें इसका ऐड करेंगे। और वहीं दूसरी ओर अगर मान लीजिए आप मर्सिडीज़ का ऐड देना चाह रहे हैं तो आप कभी जल्दी रीजनल चैनल में आप अवॉइड करेंगे, या अंजन टीवी या महुआ टीवी में आप अवॉइड करेंगे इसको देना। आप इसका ऐड टाइम्स नाउ में या हेडलाइंस टुडे में या आज तक में या एनडीटीवी में, जो बड़े चैनल हैं या जो गंभीर चैनल हैं, तो उसमें आप इसका ऐड देना पसंद करेंगे, और देना भी आपको चाहिए, क्योंकि जो मर्सिडीज़ खरीदने वाले लोग हैं वो इंग्लिश के चैनल्स भी देखते हैं, ये माना जाता है, और वो वहीं पर आपके प्रोडक्ट के बारे में समझ सकेंगे। या आप ये कह सकते हैं कि आप अपना जो संदेश है उस उत्पाद को बेचने का या उस उत्पाद के बारे में समझाने का, वो इस तरह के चैनलों में ज़्यादा कारगर सिद्ध होगा। तो ये तो हो गए उत्पाद की बात। वहीं एक और बात कर ली जाए कि दूरदर्शन का जो मुख्य उद्देश्य है वो पब्लिक वेलफेयर है, लोगों को जागरूक करना, लोगों को शिक्षित करना, लोगों को अवेयर करना। तो दूरदर्शन जो संदेश अपने देता है, जो प्रचार करता है, वो उनकी विज्ञापन फिल्म या विज्ञापन अलग तरह के होते हैं जो प्रचार होते हैं, जैसे सरकार की योजनाओं के बारे में बताना, मनरेगा की योजनाओं के बारे में बताना, हॉस्पिटल में प्रसव कराना, स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में बताना, है ना। तो इस तरह जो दूरदर्शन के विज्ञापन होते हैं ये लोगों को अवेयर करते हैं
और सिर्फ उनके हितों के लिए। इसमें कोई उत्पाद नहीं होता कि किसी उत्पाद को बेचना है। वो सिर्फ ये बताते हैं कि आप जैसे खाने से पहले और शौच जाने के बाद आप अपने हाथ अवश्य धोएं, जिससे कि आपको बीमारी नहीं लगेगी, तो इससे लोगों का भला होगा। या बच्चों को समय पर टीके लगवाएं, जिससे बच्चों को बीमारियां नहीं होंगी, आपका समय बचेगा, श्रम बचेगा और आपका फ़ायदा होगा। तो इस परिवार में सीमित रखें, परिवार नियोजन करें, परिवार को सीमित रखें, जिससे क्या होगा कि उस फैमिली का भला होगा, उस परिवार का भला होगा। बच्चे कम होंगे तो उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी बनेगी और बहुत ज़्यादा परेशानियां भी नहीं होंगी, और देश का भी फ़ायदा होगा कि भाई जनसंख्या बहुत बढ़ रही है, तो उसका जो खामियाजा है कि जनसंख्या बढ़ती जा रही है, हमारे संसाधन जो है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है और हमारे संसाधन कम हैं, तो उसका भी फ़ायदा देश को मिलेगा। तो कुल मिला के दूरदर्शन के जो विज्ञापन होते हैं वो सिर्फ पब्लिक वेलफेयर के लिए होते हैं, और ये कह सकते हैं कि ये भी एक उसका एक कैटेगरी है। तो टेलीविज़न कार्यक्रम में विज्ञापनों का भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। अब टेलीविज़न कार्यक्रमों की एक अन्य कैटेगरी की बात करते हैं, कार्टून चैनल्स या एनिमेशन प्रोग्राम्स। तो आज बच्चों में बहुत डिमांड है कार्टून चैनल की, और हर घर में कार्टून चैनल देखा जा रहा है, बच्चे उसे बहुत पसंद कर रहे हैं। पहले क्या था कि टॉम एंड जेरी जैसे कुछ शोज़ थे जो कि कार्टून नेटवर्क पे दिखाए जाते थे या डिज्नी पे दिखाए जाते थे, और उसकी हिंदी डबिंग कर दी जाती थी। लेकिन आज इतनी लोकप्रियता बढ़ गई है कि बहुत सारे चैनल्स आ गए हैं मैदान में, जैसे कि पोगो है, डिज्नी है, आपका हंगामा है, बेबी टीवी है। तो इस तरह बहुत सारे चैनल्स आ गए हैं और बहुत सारे कार्टून कैरेक्टर भी आ गए हैं जो बच्चों को बहुत पसंद आ रहे हैं। आज आप देखिए बच्चों के बैग के ऊपर, स्कूल बैग के ऊपर कहीं छोटा भीम बना हुआ है, कहीं जो है किसी के ऊपर डिज्नी बना हुआ है, किसी के ऊपर टॉम एंड जेरी बना हुआ है। तो इस तरह से कहते हैं बैग, पेंसिल बॉक्स, जूतों, सब के ऊपर इन चरित्र, जो कार्टून के चरित्र हैं या कार्टून के जो कैरेक्टर हैं, ये बने होते हैं और बच्चों को बहुत पसंद भी आ रहे हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि भारत में एनिमेशन का स्कोप भी बहुत बढ़ता जा रहा है और धीरे धीरे ये चैनल्स भी बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा एनिमेशन का उपयोग अगर एक थोड़ा सा बात की जाए तो समाचार चैनल भी खूब करने लगे हैं। एनडीटीवी पर एक शो आता है गुस्ताखी माफ़, और आज तक भी इसका प्रयोग करने लगे हैं। सॉरी सर के नाम से एक कार्यक्रम आता है आज तक के ऊपर भी। तो आप ये कह सकते हैं कि एनिमेशन का प्रयोग या कार्टून फिल्मों का प्रयोग भी बढ़ रहा है, और ये भी अपने आप में टेलीविज़न के कार्यक्रमों में एक अच्छा स्थान प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ पर समाचार चैनल एनिमेशन का सहारा एक और चीज़ों में ले रहे हैं कि मान लीजिए कोई ऐसी घटना घटी है जिनका वीडियो उनके पास नहीं है, तो ऐसे में हर समाचार चैनल, जो अच्छे समाचार चैनल हैं, उनके पास एनिमेटर्स होते हैं जो कि उस घटना का एनिमेटेड वीडियो बना देते हैं। जैसे मान लीजिए कि कहीं पे ट्रेन पलट गई है या ट्रेन दुर्घटना हो गई है, तो तुरंत में कोई ताज़ा अगर वीडियो उपलब्ध नहीं है तो दर्शकों को समझाने के लिए वो एनिमेशन के माध्यम से बना देते हैं कि ये ट्रेन यहाँ से आ रही थी और इस ट्रेन में आने के बाद यहाँ पर ये कुछ जो भी घटना थी, या पटरी ढीली थी या कोई प्रॉब्लम थी पटरी में, है ना, उस घटना के वजह से वो ट्रेन वहाँ पे पलट गई। तो जिस तरह से दर्शकों को एनिमेशन के माध्यम से पूरी बात अच्छे से समझ में आ जाती है कि वास्तव में क्या हुआ होगा, तो आप कह सकते हैं कि एनिमेशन भी बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध हो रहा है। अभी आपने देखा होगा कि भारत और चीन के जो गलवान घाटी में चल रहा है, तो बहुत सारे चैनल्स ने एनिमेशन के माध्यम से समझाने का प्रयत्न किया कि किस तरह से वो फिंगर 4 है, फिंगर 8 है, फिंगर 14 है, किस तरह से वो कहाँ पर भारतीय सैनिक थे, कहाँ पर एलएसी थी, कहाँ पर चाइना के सैनिक थे, कहाँ पहुँच गए। तो आप ये कह सकते हैं कि एनिमेशन का प्रयोग आजकल बहुत हो रहा है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण विधा है आजकल टेलीविज़न कार्यक्रम बनाने के लिए। तो आज हमने बात किया कि जो कल्पना के द्वारा कार्यक्रम बनाए जाते हैं, कल्पनाशीलता के द्वारा फिक्शन प्रोग्राम, उसके टेलीविज़न के प्रारूप कौन कौन से होते हैं। तो आशा है कि आपने इसे अच्छे से समझ लिया होगा कि कल्पनाशीलता के द्वारा जो पहली श्रेणी हमारी थी कि कल्पना के द्वारा जो प्रोग्राम बनाए जाते हैं, इसमें कोई रियलिटी नहीं होती है, इसमें सिर्फ एक लेखक अपनी कल्पना के द्वारा जो ताना बाना बुनता है, तो उसका
जो इम्पैक्ट होता है या उसका जो आप कह सकते हैं प्रभाव होता है वो पड़ता है। हम सोच रहे जल्दी से एक बार इस क्लास में जो हमने पढ़ा है एक बार फिर से कर लें, कि एक बार वापस दोहरा लेते हैं कि टेलीविज़न के प्रारूप जो होते हैं वो दो श्रेणियों में हमने बांट दिए थे। पहली श्रेणी थी कि वो कार्यक्रम जो कल्पना के आधार पर बनाए जाते हैं, कल्पनाशीलता के आधार पर बनाए जाते हैं। उसमें जो प्रोग्राम थे, पहला हमने कहा था धारावाहिक है, जो कि आप कह सकते हैं कि सीरियल जिसे बोलते हैं। दूसरा कॉमेडी शो था, जो कि बहुत सारे चैनलों पर आते हैं। तीसरा सिटकॉम था, जैसे ऑफिस या तारक मेहता का उल्टा चश्मा जैसे धारावाहिक। चौथा लघु फिल्म थी, शॉर्ट फिल्म जिसे बोलते हैं। पांचवा विज्ञापन और छठवां एनिमेशन। तो इस तरह से कुछ अन्य भी हैं, लेकिन ये प्रमुख हैं। तो कल्पनाशीलता वाले जो ये आपके टेलीविज़न के प्रारूप हैं, टेलीविज़न कार्यक्रम के, इस बारे में आज बात हुई है। अगली क्लासेस में हम बात करेंगे जो कि रियलिटी शो पे आधारित या रियल अकाल्पनिक कार्यक्रम होते हैं, जिनका कि कल्पना से कोई संबंध नहीं होता, ये वास्तविकता पर आधारित होते हैं। इनके बारे में हम बात करेंगे। थोड़ा सा आपको जाते जाते एक इसमें बता दें कि वो हैं जो वास्तविकता पर आधारित कार्यक्रम होते हैं, वो हैं वृत्तचित्र या डॉक्यूमेंट्री, समाचार, रियलिटी शोज़, परिचर्चा, वॉक्स पॉप, इंटरव्यू, गेम शो, टैलेंट शो, दर्शकों की जो प्रतियोगिता होती है, या लाइव शोज़ होते हैं, या जो लाइव मैचेस होते हैं, है ना, या कंसर्ट या अन्य स्टेज कार्यक्रम जो होते हैं, वो भी वास्तविकता पर आधारित होते हैं। बहुत से अन्य कार्यक्रम भी है जिसकी हम अगली कक्षा में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।